चलिए, मैं विजय सेमवाल आप सबका एक बार फिर से एबीसी एजुकेशन एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग उत्तराखंड विषय को लेकर के लगातार सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज एक और विषय, एक और टॉपिक को लेकर के और एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आज जिस टॉपिक को लेकर के हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, उसका आधार रहेगा टिहरी रियासत का इतिहास। और टिहरी के इतिहास में भी हम कुछ राजाओं का उल्लेख करेंगे, जिन राजाओं ने इस टिहरी को बसाने से लेकर के और अंतिम समय काल तक इस टिहरी के क्षेत्र में सत्ता संचालित करने का कार्य किया। वो संपूर्ण कहानी हम इस सेक्शन में या इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेकर के हम सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं, जिस टॉपिक को मैंने कहा कि हम आज टिहरी के इतिहास को समझेंगे। अगर हम टिहरी रियासत के इतिहास की बात करें कि टिहरी रियासत की स्थापना किस तरीके से हुई, किस कंडीशन में हुई, तो उस कहानी को अगर हम संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो मामला अगर हम देखें तो 1804 से स्टार्ट हो चुका था, या हम कहें कि 1804 में जब प्रद्युमन शाह की हत्या गोरखों के द्वारा खुड़वड़ा के मैदान देहरादून में की गई, तो लगातार आपके 1815 तक, चाहे वो गढ़वाल हो चाहे वो कुमाऊं हो, इन दोनों गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में गोरखों का राज स्थापित हो चुका था। और गोरखों ने 1815 तक अपना राजपाट संपूर्ण उत्तराखंड पर चलाया। लेकिन सन 1815 में सुदर्शन शाह, जो कि प्रद्युमन शाह का पुत्र था, इसने अंग्रेजों से मुलाकात करके गोरखों से युद्ध करने का एक सुझाव कहूं या एक प्रकार का रिक्वेस्ट कहूं, वो अंग्रेजों के समक्ष रखा, जिसका परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों ने 1815 में गोरखों को युद्ध में परास्त करके उत्तराखंड को गोरखा मुक्त कर दिया। और जब गोरखा मुक्त उत्तराखंड हुआ तो अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से युद्ध के परिप्रेक्ष्य में एक अमाउंट बताई कि भाई आपको ये अमाउंट पे करनी है, लेकिन उस अमाउंट को सुदर्शन शाह पे नहीं कर सका। इस कारण से श्रीनगर, जो कि पंवारों की मूल सत्ता का केंद्र था, वो सुदर्शन शाह को न मिल सका और मजबूरन बस आपका सुदर्शन शाह श्रीनगर का सपना छोड़ करके एक नवीन क्षेत्र में एंट्री कर जाता है, जिसको हम टिहरी के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये मैंने जो सामान्य सी पंक्ति आपके सामने रखी या जो पॉइंट सामने रखे, ये मैंने टिहरी के बसने का एक संक्षिप्त रूप रखा है, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा आज का रहने वाला है वो टिहरी के शासकों की कहानी होगी। और उन शासकों में भी इनिशियल जो शुरुआत हम लोग यहाँ करेंगे वो बेस्ड होगा आपके सुदर्शन शाह के ऊपर। तो शुरू करते हैं टिहरी रियासत के इतिहास को। अगर हम इस टिहरी रियासत के इतिहास को समझने की कोशिश करें तो हमको कुछ बिंदु शुरुआत में ही ध्यान रखने होते हैं कि टिहरी रियासत की स्थापना आपने सन 28 दिसंबर 1815 की तिथि को करी थी। और इस टिहरी रियासत की स्थापना को करने का जो श्रेय जिस व्यक्ति को गया, वो कैरेक्टर इतिहास में सुदर्शन शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसी सुदर्शन शाह के सापेक्ष या नेतृत्व में अब टिहरी को प्रॉपर तरीके से बसाने की कवायद शुरू हो चुकी थी। हालांकि सुदर्शन शाह के सामने काफी चैलेंजेस थे, और उन चैलेंजों में सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये रहा कि वो किस तरीके से टिहरी में एक प्रॉपर रियासत स्थापित कर सकता है, क्योंकि पंवारों की जो मूल रियासत का केंद्र था या राजवंश का केंद्र था, वो श्रीनगर आ चुका था सन 1515 के समय से। तो एक चैलेंज था सुदर्शन शाह के सामने कि उसे एक नई रियासत बसानी है। और उस रियासत को बसाने की जो इनिशियल शुरुआत है, कहा जाता है कि 28 दिसंबर 1815 को हुआ। और इसी 28 दिसंबर की तिथि को हर साल टिहरी के क्षेत्र में हम रेस्टोरेशन डे के नाम से मनाते हैं। तो ध्यान रखना, शुरुआती फैक्ट आपको कुछ इस तरीके से भी याद रखना है कि रेस्टोरेशन डे टिहरी में कब मनाया जाता है, हर साल 28 दिसंबर को। इतिहासकारों में टिहरी की स्थापना को लेकर के कई प्रकार के ग्रंथ या पुस्तकों को लेकर के कुछ प्रकाशन हुए हैं, और उनमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि टिहरी को जब बसाया गया था, तो टिहरी को बसाते समय सुदर्शन शाह के दरबारियों ने उसकी एक कुंडली बनाई टिहरी की, और उस कुंडली में सिंह राशि टिहरी की निकली। और ज्योतिषों ने उसी समय सुदर्शन शाह को कह दिया कि जिस क्षेत्र में आप अपनी रियासत बसा रहे हो, उसका समय काफी अल्प आयु का रहने वाला है।
और वास्तविकता भी यही हुई। ये लंबे समय तक रियासत ना चल सकी, हालांकि रियासत चली, लेकिन जो टिहरी का क्षेत्र है वो आने वाले समय में, या हम कहें कि आगे चल करके जलमग्न हुआ, और वो भविष्यवाणी जो ज्योतिषों ने 1815 के समय काल में की थी वो सच हुई थी, और इसके प्रमाण हमको यहाँ टिहरी डैम बताता है। तो कई प्रकार के कंसेप्ट आपके टिहरी रियासत से जुड़े हैं, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमको यहाँ टॉपिक डिस्कस करना है एग्जाम के रूपरेखा को लेकर के, जहां इन रियासत के शासकों की कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। टिहरी रियासत सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को स्थापित तो कर ली थी, लेकिन टिहरी में कौन कौन से राजा इस सुदर्शन शाह के साथ जुड़ते हुए चले गए, थोड़ा सा उन शासकों की कहानी या एक पोर्शन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो टिहरी के क्षेत्र में जो राजा समय दर समय अपनी सत्ता को स्थापित करते चले गए, उसमें सबसे पहला संस्थापक सदस्य आपका सुदर्शन शाह बना, और सुदर्शन शाह ने टिहरी की जो स्थापना करी थी वो समयकाल आपका 1815 का रहा, और ये 1815 से 1859 तक राजा की गतिविधि चलाता रहा। सुदर्शन शाह के पश्चात सत्ता पर बैठा था भवानी शाह, और भवानी शाह ने सत्ता का संचालन जो है 1859 के समयकाल में शुरू किया, और लगभग 1871 तक ये टिहरी का राजा बना रहा। भवानी शाह के पश्चात उसका पुत्र प्रताप शाह सत्ता पर बैठा, जिसने प्रतापनगर की भी स्थापना की। 1871 के समय से लेकर के 1886 तक ये व्यक्ति टिहरी का राजा बना रहा, और प्रताप शाह का पुत्र आगे चलकर के कीर्ति शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिस कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर बसाया। इसने 1886 में अल्प वयस्क आयु में सत्ता संभाली, हालांकि संरक्षिका इसके समयकाल में देखी गई, लेकिन ये अंतिम रूप से राजा 1913 तक बना रहा। कीर्ति शाह का पुत्र सत्ता पर नरेंद्र शाह के नाम से बैठा, जिसने 1913 के समयकाल में सत्ता संचालन करना शुरू किया, और लगभग 1946 तक ये टिहरी का राजा बना रहा। और इसी क्रम में नरेंद्र शाह का बेटा मानवेंद्र शाह राजा बना 1946 के समय में, और ये 1946 से 1949 तक सत्ता चलाते हुए देखा गया। यानी अगर मैं इस टिहरी के इतिहास को राजाओं के क्रम में देखने का प्रयास करूं, तो हम ये देखते हैं कि टिहरी के इतिहास में कुल मिलाकर के जो राजा सत्ता संचालन करते हैं उनकी टोटल संख्या थी 6, और उन 6 शासकों में पहला शासक था टिहरी का सुदर्शन शाह, और अंतिम शासक था टिहरी का जिसको मैंने मानवेंद्र शाह कहा। लेकिन यही प्रश्न यूके ट्रिपल एससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि सुदर्शन शाह पंवारों के इतिहास का कौन सा राजा रहा है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। सुदर्शन शाह अगर पूरे पंवार वंश की बात करें तो पंवार वंश में इसका क्रम आ जाता है 55वां। अगर सुदर्शन 55वां है तो भवानी आपका 56वां, प्रताप शाह 57वां, कीर्ति शाह 58वां, नरेंद्र शाह 59वां, और मानवेंद्र शाह इसी क्रम में आपके 60वें राजा की भूमिका निभा रहा है। तो टोटल पंवारों में टोटल 60 राजा हुए, लेकिन केवल और केवल टिहरी की मैं बात करूं तो टिहरी के समय या टिहरी के इतिहास के कुल 6 राजाओं का उल्लेख इतिहास में छिपा हुआ है, जहां आज हम लोग शुरू करेंगे कहानी सुदर्शन शाह नाम के व्यक्ति के ऊपर। सुदर्शन शाह, मैंने कहा कि टिहरी का संस्थापक सदस्य, और इस संस्थापक सदस्य ने टिहरी को स्थापित करने का जो काम किया वो काम 28 दिसंबर 1815 से स्टार्ट हो चुका था, और 28 दिसंबर 1815 को जब इसने टिहरी की स्थापना की तो इसका समयकाल लगभग आपके 1859 तक देखने को मिला। और इस बीच में इसने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जो एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पर हमको चर्चा करनी है। सुदर्शन एक योग्य शासक था, और उसके योग्यता के प्रमाण हमको कई रूपरेखाओं में देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो प्रशासनिक गतिविधियां हो, फिर चाहे वो साहित्यिक गतिविधियां हो, या हम कहें कि टिहरी को एक प्रॉपर रियासत के रूप में बसाने का अगर श्रेय किसी को गया तो वो सुदर्शन शाह था। यही प्रमाण इसकी एक विशेष राजा की गतिविधि को दर्शाते हैं। सुदर्शन के बारे में जानकारी मिलती है कि सुदर्शन शाह प्रद्युमन शाह का पुत्र है, और ये प्रद्युमन शाह का पुत्र जब सत्ता संचालन करने बैठा तो इसके समयकाल की पहली जो घटना देखने को मिली उस घटना का दौर सन 1817 का रहा। हम फिलहाल क्या करेंगे, हम सुदर्शन शाह से जुड़ी हुई कुछ आंकड़ों या मैं कहूं कि फैक्चुअल चीजों पर आने का प्रयास करेंगे, और उन्हीं फैक्चुअल चीजों में पहला फैक्ट आपका 1817 का आता है। 1817 में कहते हैं कि ये जो आपके व्यक्ति, जिसको कि मैंने कहा कि सुदर्शन शाह कहा गया है, इस सुदर्शन शाह के संबंध में एक व्यक्ति नेपाल में बंदी बना हुआ है जिसको कि प्रीतम शाह की संज्ञा मिलती है। हालांकि बंदी शुरुआती दौर में बनाया गया था प्रीतम शाह, लेकिन समय के साथ साथ गोरखों ने उनको बंदी मुक्त कर दिया।
ये प्रीतम कौन है? तो प्रीतम सुदर्शन के चाचा की गतिविधि को दर्शाते हैं। प्रीतम शाह की नेपाल से वापसी सन 1817 के समय हुई। सुदर्शन शाह के समय हमको कुछ तिथियों को मैंने कहा कि और डोमिनेंट रूप से ध्यान में रखना है। उनमें से एक डेट आपको याद रखनी है 6 फरवरी 1820 की। 6 फरवरी 1820 के बाद हमको 4 मार्च 1820 का उल्लेख देखना है। 4 मार्च 1820 को कौन सी घटना घटी? 4 मार्च 1820 के बाद हमको 1823 का समय देखना है कि इन 3 वर्षों में क्या घटना सुदर्शन शाह के काल में घटी हुई थी। 6 फरवरी 1820 सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का राजा है और उसके दरबार में एक व्यक्ति पहुंचता है जिस व्यक्ति को इतिहास में मूरक्राफ्ट की संज्ञा मिली। ये मूरक्राफ्ट नाम का व्यक्ति टिहरी रियासत में एंट्री 6 फरवरी 1820 को कर रहा है और जब इसने इस टिहरी की रियासत में एंट्री ली, आगे चलकर के इसने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी संपन्न की और उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा में इसने रियासत टिहरी का भी जिक्र किया है। तो ध्यान रखना कि मूरक्राफ्ट किसके दरबार पहुंचा था? तो वो दरबार में आया था सुदर्शन शाह नाम के व्यक्ति के। इसी 1820 के 4 मार्च की तारीख को सुदर्शन शाह को अंग्रेजों ने एक सनद प्रदान की और वह सनद स्थायी सनद थी और उस सनद में अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को एक आदेश कहूं या एक अधिकार पत्र सौंप दिया। अधिकार पत्र था कि जो टिहरी की रियासत है उस रियासत पर सुदर्शन के पश्चात या जो भी गद्दी पर होगा उस गद्दी पर उसके वंशजों का अधिकार होगा। तो ध्यान रखना कि 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह को एक स्थायी सनद प्राप्त होने का उल्लेख मिला, जबकि मैंने कहा कि 6 फरवरी 1820 को सुदर्शन के दरबार में आने वाला व्यक्ति मूरक्राफ्ट बना था। सुदर्शन सन 1823 में टिहरी के इतिहास में गतिविधि करता हुआ पाई और वो गतिविधि क्या थी कि इसने अपने यहां यानी टिहरी के क्षेत्र में पहला भूमि बंदोबस्त करने का काम किया और ये टिहरी के इतिहास में होने वाला पहला भूमि बंदोबस्त ही है। इसके बाद आपके भवानी शाह भी करेंगे, प्रताप शाह भी करेंगे, कीर्ति शाह भी करेंगे, नरेंद्र शाह भी करेंगे, लेकिन पहला राजा जो टिहरी में भूमि बंदोबस्त कर रहा है वो लैंड सेटलमेंट करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं सुदर्शन शाह ही बना है। सन 1823 के पश्चात कुछ गतिविधियां इस सुदर्शन शाह से जुड़ी हुई देखने को मिलती है, जिसमें एक गतिविधि इसने 1824 के समय काल में की। 1824 के अलावा अगर हम देखें तो इसके समय काल का एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड सन 1848 की अवधि का देखने को मिला। 1824 के समय काल में सुदर्शन शाह के बारे में कहते हैं कि अंग्रेजों ने इसको एक अधिकार पत्र और सौंप दिया और वो अधिकार पत्र ये था कि जो रवाई का क्षेत्र है, अब ये रवाई का क्षेत्र सामान्य रूप से क्या होगा सुदर्शन शाह के अधिकार में होगा। तो यदि प्रश्न आता है कि रवाई को औपचारिक रूप से टिहरी में शामिल करने की घोषणा कब हुई, तो वो 1824 में हुई, जबकि टिहरी के राजा सुदर्शन शाह को स्थायी सनद किस वर्ष प्रदान की गई, तो वो प्रदान हुई थी सन 1820 की तारीख में या 20 के समय में। तारीख भी ध्यान रखनी आपको 4 मार्च की रही थी। अगला सन 1848 के समय काल में जब सुदर्शन शाह टिहरी का राजा बना हुआ था, तो टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह ने क्या करा कि एक दरबार को स्थापित करना शुरू किया, जिस दरबार को हम लोग पुराना दरबार कहकर के पुकारते हैं। और इस दरबार को मैंने रिपीट कर रहा हूं कि कब स्थापित करने का काम शुरू किया, तो पुराना दरबार को स्थापित करने का काम सुदर्शन शाह 1848 के समय काल में करता है। तो कुछ पॉइंट्स आंकड़े मैंने आपके बीच में सुदर्शन शाह के संबंध में क्या रखे। मैंने कहा 28 दिसंबर 1815 को इसने टिहरी रियासत की स्थापना की। 1817 में इसने प्रीतम शाह को नेपाल से टिहरी बुला लिया है। 6 फरवरी 1820 को मूरक्राफ्ट इसके दरबार में पहुंचा। 4 मार्च 1820 को इसको स्थायी सनद प्रदान की जाती है। 1823 में इसने टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त किया। 1824 में रवाई के क्षेत्र को टिहरी में शामिल करने की औपचारिक घोषणा हुई, जबकि 1848 के समय काल में इसने पुराना दरबार का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था। ये तो कुछ ऐसे आंकड़े थे जो आंकड़े सुदर्शन शाह के साथ समय के साथ की स्थिति को दर्शाने का काम करते हैं। हो सकता है कि वो आपको इस प्रकार के फैक्ट एग्जाम पेपर में पूछ ले। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि सुदर्शन शाह एक योग्य शासक था और उसकी योग्यता के प्रमाण कई फील्डों में मिलते हैं। कई इतिहासकार हो, कई कवि हो, वो सुदर्शन शाह की
तारीफ दर तारीफ करते नहीं थकते। इसे कलाविदों का शिरोमणि कहा गया। इसे दाता राम ने या अजब राम ने शूरमा कहकर के पुकारने का काम करा। मूरक्राफ्ट भी इसकी तारीफ करने में पीछे नहीं हटा। भक्त दर्शन जैसे अलग अलग प्रकार के जो लेखक हैं, उन्होंने भी सुदर्शन शाह के इतिहास को जब टटोला तो इसको एक योग्य शासक पाया था। अब उनके पीछे कई रीजंस है और उन्हीं रीजनों में कि सुदर्शन शाह एक योग्य व्यक्तित्व है, उसमें एक फैक्टर यहां पर देखने को मिलता है जो कि संबंधित है इसके क्षेत्र में साहित्य से जुड़ा हुआ। ये स्वयं एक कवि की भूमिका में भी देखा गया है। न सिर्फ इसने टिहरी रियासत को प्रॉपर बसाया, साहित्य में भी हाथ आजमाया। और कहते हैं कि इसने साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की रचनाओं को लिखने का काम किया था और उन्हीं अलग अलग रचनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट रचना जो आपको ध्यान में रखनी है, वो रचना इसके द्वारा लिखी गई सभासार के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन सुदर्शन शाह की एक खासियत थी कि जब भी ये अपनी रचनाओं को लिखता लेखक के रूप में, तो ये कभी भी सुदर्शन के नाम से न लिख करके उन रचनाओं को लिखता था कवि सूरत कह करके। तो ध्यान रखना कि अपनी जितनी भी रचनाओं को लिखता था उन रचनाओं में अपने आप को कवि सूरत कह करके संबोधित करता, जिसको कि हम सामान्यतः सुदर्शन शाह कहते हैं। सुदर्शन शाह सभासार नाम की एक रचना लिखते हैं और सभासार की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसे सुदर्शन शाह ने 7 अलग अलग खंडों में क्रिएट किया, लिखा था। और इसमें जिस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया वो भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन जो कविताओं के शीर्षक इसने लिखे थे वो शीर्षक हमेशा इसमें इन्होंने गढ़वाली भाषा को प्रायोरिटी में रखा। यानी कविताओं के टाइटल तो गढ़वाली भाषा में होंगे, लेकिन वो कविता जिस भाषा में इसने लिखी थी वो भाषा ब्रज भाषा। और जिस रचना को 7 खंडों में बांटने का इसने काम किया वो रचना ही सभासार कहलाई। इसके अलावा सुदर्शन शाह ने गोरखवाणी जैसी रचनाओं को भी लिखा है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना इनके द्वारा जो लिखी गई थी वो रचना आपकी सभासार बनी। सुदर्शन शाह, मैंने कहा कि साहित्य के फील्ड में काफी एक तरीके से डोमिनेंट भूमिका निभाता, काफी रुचि लेता। इसके साथ साथ इसके दरबार में भी कई प्रकार के व्यक्तियों के होने का उल्लेख मिला, चाहे वो कवि की भूमिका निभाते हो, चाहे वो चित्रकारों की भूमिका निभाते हो। अगर मैं चित्रकारों की बात करूं तो इसके दरबार में 2 इंपॉर्टेंट प्रकार के व्यक्ति तो देखने को मिलते हैं जो कि चैतू और माणकू के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सुदर्शन शाह के दरबार में 2 इंपॉर्टेंट चित्रकार गतिविधियां करते हुए पाए गए, जिसमें एक चैतू के नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक व्यक्ति आपके माणकू के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। हालांकि सुदर्शन शाह के यहाँ या जब सुदर्शन शाह राजा बना हुआ था तो इस समय मोलाराम तोमर भी जीवित थे। वही मोलाराम तोमर जिसने प्रदीप शाह के समय पहली बार राज संरक्षण प्राप्त किया, लेकिन सुदर्शन शाह के समय काल में ही उसकी मृत्यु होने का उल्लेख मिलता है। वो मोलाराम तोमर सुदर्शन शाह के समय काल में गतिविधियां करता हुआ पाया गया, लेकिन कभी भी इतिहास में मोलाराम तोमर और सुदर्शन शाह के संबंध सकारात्मक नहीं दिखे, हमेशा नकारात्मक रहे। और उसके पीछे कई इतिहासकार अलग अलग प्रकार के तथ्य ये देते हैं कि सुदर्शन शाह मानता था कि जब गोरखों का अटैक गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह के ऊपर हुआ था, प्रद्युमन शाह जो सुदर्शन शाह के पिता थे, तो वो अटैक करवाने में जो सहायता गोरखों को प्रदान की थी, सुदर्शन शाह मानता है कि वो मदद मोलाराम तोमर कर रहा था। ये सुदर्शन का अपना मानना था और उसके पीछे भी सुदर्शन शाह के कुछ एक तरीके से लॉजिक छुपे हुए थे। और उन लॉजिकों में कहते हैं कि इसने गोरखा सेनापतियों को अलग अलग प्रकार की उपाधियां प्रदान करी थी। उन रीजनों को देखते हुए सुदर्शन शाह मानता है कि गोरखों को सहायता इस मोलाराम तोमर ने दी थी। और इसी गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए इतिहास में ये भी जानकारी मिली कि सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में कुमाऊं के लोक रत्न या मैं कहूं कि गुमानी पंत को अपने दरबार में बुलाया और काशीपुर से बुला करके गुमानी पंत को सम्मानित करने का काम किया। जब मोलाराम तोमर ने देखा कि कुमाऊं से एक व्यक्ति आ रहा है, स्पष्टता बुलाया जा रहा है और उसको सम्मानित भी किया जा रहा है, तो गुमानी पंत की इस प्रकार की गतिविधि को देख करके मोलाराम तोमर सुदर्शन शाह के विरोध में खड़े हुए। और मोलाराम तोमर ने जब ये देखा कि उनके रहते हुए कुमाऊं से किसी को बुलाया जा रहा है, तो इस कारण उन्होंने अपनी एक रचना यानी मोलाराम तोमर ने एक रचना लिखी जिस रचना को सुदर्शन दर्शन की संज्ञा दी गई। और इस सुदर्शन दर्शन नाम की रचना में मोलाराम तोमर ने
सुदर्शन सा के लिए अलग अलग नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना, हालांकि मैंने कहा कि सुदर्शन सा साहित्य में रुचि लेता था, इसके दरबार में मैंने कहा न सिर्फ कवियों का उल्लेख मिलता है बल्कि इतिहास में चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें चैतू माणकू इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोलाराम तोमर भी इस समय जीवित थे, लेकिन कभी भी आपके सुदर्शन सा और मोलाराम तोमर के संबंध सकारात्मक नहीं दिखे थे। इतिहास में जिस व्यक्ति को हम सुदर्शन सा की संज्ञा दे रहे हैं, सुदर्शन सा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनको कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है, और ये कलाविदों का जो शिरोमणि आपका सुदर्शन सा है, इस सुदर्शन सा के बारे में कुछ और अन्य प्रकार की जानकारी है, उस जानकारी को भी हम फैक्चुअल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इसके दरबार में कुमुदानंद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, और न सिर्फ कुमुदानंद नाम का व्यक्ति रहा करता था, और भी विद्वानों को इसने अपने दरबार में शरण दी थी। सुदर्शन शाह की इस प्रकार की गतिविधि को हम जब आगे देखने का काम करते हैं तो सुदर्शन शाह के बारे में कुछ और जानकारी इस रूप में मिलती है कि ये व्यक्ति एक अंग्रेज जिसको कि फ्राइडन कहकर के पुकारते हैं, इस फ्राइडन नाम के व्यक्ति की रक्षा बाघ से भी करते हैं। हालांकि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हो सकता है कि एग्जाम पेपर में ना पूछा जाए, लेकिन यूके SSS जब एग्जाम पेपर करवाता है तो उसके प्रश्नों के पूछने का आधार कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान ये भी रखना कि फ्राइडन नाम के अंग्रेज की बाघ से रक्षा करने वाला व्यक्ति भी आपका सुदर्शन शाह है। सुदर्शन शाह ही वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड के इस टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि कुछ इस तरीके से स्थापित की थी कि इसके संबंध में उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ में एक प्रशस्ति को भी देखने का उल्लेख मिलता है। तो काशी विश्वनाथ नाम का जो मंदिर है, इस काशी विश्वनाथ नाम के मंदिर में जिस गढ़वाल के राजा की प्रशस्ति हमको देखने को मिली, वो राजा आपका और कोई नहीं बल्कि सुदर्शन शाह है, और उसी काशी विश्वनाथ नाम के मंदिर में इसे कलाविदों का शिरोमणि कहकर के पुकारा गया है। सुदर्शन शाह के बारे में जानकारी इतिहासकार आगे चलकर के कुछ इस तरीके से देते हैं कि इनके जीवन का जब अंतिम दौर चल रहा था तो अंतिम दौर में इनकी 2 पत्नियों का उल्लेख मिला, जिसमें एक पत्नी थी रानी गुणी, और रानी गुणी के अलावा एक पत्नी हुआ करती थी जिसको हम रानी खड़ीटी कहकर के पुकारते हैं। ऐसा माना जाता है कि रानी गुणी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिस पुत्र को भवानी शाह की संज्ञा मिली, और इसी तरीके से इस सुदर्शन शाह का एक पुत्र हुआ करता था जिस पुत्र को इतिहास में हम लोग शेर शाह कहकर के पुकारते हैं। हालांकि आयु के हिसाब से देखें तो सुदर्शन शाह की बाद जो गद्दी पर बैठने का एक जो कैरेक्टर योग्यता धारण कर रहा था वो व्यक्ति भवानी शाह ही है, लेकिन खड़ीटी नहीं चाहती थी कि सत्ता भवानी के हाथों में आए। इस कारण से खड़ीटी ने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच करके सत्ता भवानी के हाथों में ना दे करके बल्कि शेरशाह को सौंप दिया। हालांकि आगे ब्रिटिश शासक या हम कहें कि कुमाऊं कमिश्नरी का यहाँ पर हस्तक्षेप हुआ, और कुमाऊं कमिश्नरी का हस्तक्षेप हुआ तो भवानी शाह यहाँ पर शासन सत्ता को संभालते हैं, लेकिन तब संभालते हैं जब आपके सुदर्शन शाह की मृत्यु हुई सन 1859 के समय काल में। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार के जो आंकड़े थे या जो कुछ कंसेप्ट थे सुदर्शन शाह से जुड़े हुए, उन सुदर्शन शाह के आंकड़ों को समझा, कहां से प्रश्न एग्जाम पेपर में बन सकते हैं उनको समेटने का हमने यहाँ पर एक प्रयास किया हुआ है। आगे भवानी शाह किन कंडीशंस में सत्ता को प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे करके अंग्रेजों ने इसकी मदद की थी, उस सारी कहानी को लेकर के हम लोग अगले पार्ट में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल मैं इस टॉपिक को यहां पर ही रोक रहा हूं, जल्दी ही एक नए पार्ट में मुलाकात होगी। धन्यवाद।